लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की मतदान खत्म हो चुकी है। इस चुनाव में सभी की नज़र उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जमी है, जहां पश्चिमी यूपी के 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी, जबकि तीसरी चरण में 10 और सीटों पर 7 मई को वोटिंग होना है। इस बीच लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी के टिप्पणी के बाद से ये विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कराते हैं, जनता को मुद्दों से भड़काने का काम कर रही है। सुनिए हॉर्नबिल टीवी संवाददाता आसर असारर से सनातन महासभा के विकास श्रीवास्तव ने इन मुद्दों पर क्या कहा। सनातन महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास मिश्रा जी मेरे साथ में हैं। विकास जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर बात करी जाए तो वोटिंग परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो जनता है उसके ऊपर क्या असर जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार चुनाव में वोटिंग हुई थी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो जिस भी तरीके का चुनाव हो, तो अभी क्या स्थिति हो रही है? क्या लगता है आपको कि क्यों वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन जा रहा है? देखिए, जैसा कि भी आपने कहा भी, ये धर्म की राजनीति या जातिगत राजनीति जब तक कि इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जनता उतना ज़्यादा जनता का रुझान नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऊब चुके हैं लोग। हमें भारत के लिए काम करना हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए भारत के लिए काम करे, जो विकास, देश का विकास की बात करे, जो रोज़गार की बात करे, जो हमारे प्रगति की बात करे, हम सबको एकजुटता और अखंडता के साथ ले जाने का प्रयास करें, जिसके लिए हम लोग लगातार सतत प्रयास भी करते हैं कि भारत एकता के साथ चले। परंतु आज वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। जनता अपने मुद्दों के बारे में बात करना चाहती है, ना कि हिंदू मुसलमान या किसी जात के बारे में बात करना चाहती है। वो देखना चाहती है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे देश के विकास के लिए, क्योंकि जब देश का विकास होगा निश्चित तौर पे हमारा विकास होगा, और हम अगर समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा। तो हम चुनते इसीलिए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे आज ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक टी.एन. शेषन जैसा व्यक्ति एक बार फिर लगता है उसकी कमी खल रही है कि इलेक्शन कमेटी में ऐसा व्यक्ति फिर से होना चाहिए जो चुनाव को एक सख्ती से ले जा सके, चुनाव आयोग की क्या पावर है ये एक बार फिर से दिखा सके, ताकि ये चीज़ सुचारू रूप से चल सके और उन मुद्दों पे बात हो सके, उन विषयों पे बात हो सके जिनके लिए हम सरकार चुनते हैं, जिसके लिए हम अपने प्रतिनिधियों को वहाँ चुनते हैं। भाई, अगर आप देखें तो नेता, मंत्री या पार्टीज़ क्या है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उनको जो है सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए हम धन भी देते हैं टैक्सेस के रूप में। तो हम ये चाहते हैं हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे शिक्षा हो गई, रोजगार हो गई, सड़क हो गए, परिवहन हो गया, देश के विकास की और सब चीज़ें, सुरक्षा व्यवस्था हो गई, इनके बारे में बात होनी चाहिए। इनमें हमने क्या किया 5 साल और आगे हम क्या करने वाले हैं। एक हमारे पास एक लेआउट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक पार्टी आप उठा के देखे, सबने कहा मैं इतने नौकरी दे दूंगा, इतनी नौकरी दे दूंगा। कभी किसी ने पूछने का प्रयास किया कि कैसे देंगे, क्या रोड मैप है आपके पास, कहाँ से इतनी देंगे आप नौकरियाँ? क्या आपने कभी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात करी, जो बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए? लेकिन कहीं पर भी वो दिखता नहीं है, और अगर दिखेगा भी तो ऑन पेपर दिखता है, लेकिन अगर आप पटल पर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। जो कि अगर आप देखें कि जिस समय भारत विश्व गुरु हुआ करता था तो उस समय हमारे पास निर्यात बहुत ज़्यादा था, आयात बहुत कम था। आज हम उल्टे सिस्टम पे चल रहे हैं। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम रोज़गार कहाँ से लाएंगे? जो नौकरियां हैं वो सीमित हैं। अगर हमें रोज़गार बढ़ाना है तो हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बढ़ावा देना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर अच्छे ढंग से देना पड़ेगा। ऑन पेपर देने से कोई फ़ायदा नहीं होना। विकास जी, आपने बात करी मुद्दों की कि रोज़गार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को देखते हुए, तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो पार्टियां रहती हैं वो पहले तो इसी तरीके के वादे करती, मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, उसमें भी ये सब करती, लेकिन आखिर में जो चुनाव की बारी जब आती है तो जो राजनीति आती है वो धर्म पे चली जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो तमाम नेता होते हैं जो अपने पद की गरिमा को भी नहीं देखते और इस तरीके के बयानबाजी दे देते हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसी क्या स्थिति रहती है और किस तरीके का विज़न आप देखते हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा, जनता भी इसके ज़िम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये हमारा जाति का व्यक्ति है, हमारे कौम का व्यक्ति है, हमारे धर्म का व्यक्ति है, तो हमारे लिए करेगा। जबकि जनता को भी ये समझना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश के लिए करे। धर्म के लिए या जाति के लिए करने वाला व्यक्ति आप इस पद पे नहीं बैठा सकते उसको, क्योंकि ये देश की बात है, और देश
हर एक धर्म से, हर एक व्यक्ति से बड़ा है। देश है तो हम हैं, और हम हैं तभी सब कुछ है। इसलिए जनता को भी ये समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ा सा सोई हुई है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि एकजुटता लाएं, अखंडता लाएं, और ऐसे व्यक्ति को हम चुनें जो सरकार में आकर के देश के विकास के लिए बात करें, हमारे विकास के लिए बात करें, उन मुद्दों पर प्रयास करें। होना नहीं होना, कम होना ज़्यादा होना अलग बात है, लेकिन उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और वो साफ़ सुथरी बात होनी चाहिए कि हमने इतना कहा था, इतना हुआ, लेकिन हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी कुछ दिनों पहले राम मंदिर का एक मुद्दा था, उसके बाद अब सीएए का मुद्दा आ गया। तो क्या लगता है, क्या ये लोग एक तरीके का एजेंडा बना देते हैं, ये जो पार्टियां होती हैं, कि लोगों को गुमराह करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा किस तरीके से ये मैनिपुलेट कर देते हैं लोगों को, या क्या स्थिति आती है कि इंसान के दिमाग में, या जो व्यक्ति होता है उसके दिमाग में, जनता के दिमाग में सिर्फ धर्म की राजनीति चलने लगती है और धर्म के नाम पर वो वोट देते हैं? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार दोनों ही हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। विपक्ष इसलिए कहूँगा क्योंकि आपने जिन मुद्दों को भी उठाया वो उतने हाईलाइट नहीं होने पाते, लेकिन विपक्ष पहले चिल्लाने लगा कि ये राजनीति जो हो रही है, ये वोट के लिए हो रहा, वोट के लिए हो रहा, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं चला गया और इतनी कवरेज मिलने लगी चीज़ों को। देखिए, राम मंदिर मुद्दा बिल्कुल इतर था, वो एक प्राण प्रतिष्ठा, एक पूरे विश्व में देखने लायक चीज़ थी। राम जी वहाँ पे पुनः स्थापित हो रहे थे, तो ये बहुत अच्छा सुंदर चीज़ थी, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए था जिसको जोड़ा गया, है ना। बाकी जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखें तो पिछले 8-10 सालों से ये आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई भी कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, प्रेजेंट जो सरकार किया जा रहा है, तो विपक्ष उसको पहले ही धर्म से जोड़ने लगता है और फिर उसका फ़ायदा भाई पक्ष भी उठाने लगता है। तो इन चीज़ों से विपक्ष को भी बचना चाहिए कि आप इस चीज़ को कभी हाईलाइट ही नहीं करें। अगर मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए हो रहा है, तो आप उसको हाईलाइट ही क्यों कर रहे हैं? आप उनको एक मुद्दा दे रहे हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को विपक्ष को अपनी भूमिका समझनी चाहिए और पक्ष को अपनी भूमिका समझनी चाहिए। ये देश के लिए कार्य करने के लिए दोनों ही पार्टी हैं, कोई किसी धर्म के लिए नहीं है, कोई किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए, आप देश के लिए खड़े हुए हैं। दोनों को समझना चाहिए और मिलजुल करके जब तक इस सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इस नियत से कार्य नहीं करेगा कि हमें देश के विकास के लिए कार्य करना है, पार्टी से ऊपर उठ के प्रयास नहीं करेगा, तब तक ये चीज़ें समाप्त होने वाली नहीं है। अभी जैसे कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी करी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर फिर से देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सब कुछ मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इससे क्या तर्क समझ रहे हैं? देखिए, अब जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जातिगत चीज़ें चल रही हैं, तो अब विपक्ष अगर हिंदू के लिए बोलेगा कि वो कार्य कर रहे हैं, तो मुस्लिम के लिए बोलेंगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के कटाक्षेप करके इस तरीके से एक मुद्दे को दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों लोग अपना स्थापित हैं। अगर यही नहीं होगा तो फिर मेन मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा ना, एक ही भाव से आदमी चलने लगेगा, तो हम जनता जो उस व्यक्ति को चुनने लगेगी ना जो विकास के लिए कार्य करेगा। हमारे क्या है कि हमारी जनता, देखिए, एक चीज़ ऑन पेपर देखना बहुत ही आसान है कि हमारा शिक्षा का बहुत स्तर बढ़ गया है, लेकिन सच्चाई है कि अभी भी शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो जब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं तो हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, खेती किसानी वाले, या जो इस तरीके के छोटे रोजगारों में जो दिमाग लगाए हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मुद्दे मिलते हैं, उनको लगता है अच्छा हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, फिर उनका दिमाग उधर चलने लगता है और वोट उनको मिलने लगते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए पक्ष विपक्ष को निश्चित तौर पे, और ये जनता ही कर सकती है, जब तक जनता खड़े होकर नहीं कहेगी हमको इस जातिगत से, इस धर्मगत राजनीति से बिल्कुल मतलब नहीं है, आप देश के लिए बात करें, विकास के लिए बात करें, जो व्यक्ति बात करेगा उसको लेकर चलेंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वोट उसी को दिया जाएगा जो देश के लिए बात करेगा। जातिगत धर्मगत बिल्कुल नहीं चलेगा। हम भाई भाई हैं, हमारी एकता अखंडता ही देश को स्थापित कर सकती है। अलग अलग रह करके ना आप आगे बढ़ पाएंगे ना हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ये विकास मिश्रा है, जब तक कि आप हैं, तब तक कि हम कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दोनों भाई हो गए तो हम बहुत कुछ हैं। इस भाव को जनता को भी चाहिए कि इसके लिए थोड़ा कुछ कार्य करें, ताकि हमारे नेता इस चीज़ को समझ सकें, पक्ष भी समझ सके, विपक्ष भी समझ सके, और एक भाव से जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सभी का विकास होगा। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। कहा जाता है कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, तो जो यूपी की 80 सीटें उस पर सभी की नज़र है, तो किस तरीके का विज़न आप देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव का रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, वो किसके पक्ष में जाएगा और कैसा निकलेगा? देखिए, जहाँ तक की बात है कार्यों की, तो मैं आपको बताऊं कि जो भी आप बातें कह रहे थे उसमें अगर आप देखें तो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी एक समय हुआ करती थी सपा, लेकिन एक व्यक्ति उसमें आए जिन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए, जनता को भड़काया। आप समझ गए होंगे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूँ। फिर वो बाहर चले गए। तो इन मुद्दों से बचना चाहिए। जैसे इस पर कई डिबेट भी हुई और हमने उस पर कहा भी कि भाई अखिलेश यादव जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं।
क्योंकि वो यहाँ के युवा मुख्यमंत्री थे, पहले युवा मुख्यमंत्री थे, और यूपी का सौभाग्य था कि एक युवा मुख्यमंत्री मिला था जिसके अंदर ऊर्जा थी, कार्य कर सकता था। तो इस तरीके से अगर वो उनको चांस मिलता और उस विज़न पे कार्य करते कि हमें एक बढ़ावा देना है, यूपी को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, उस तरह से कार्य होता तो निश्चित तौर पर उनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं होता। लेकिन जब इस तरीके के जातिगत और इस तरीके के धर्मगत चीज़ों को पब्लिक के दिमाग पे बैठा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं समीकरण बदलते हैं। और निश्चित तौर पे जो दिख रहा है लहर, तो जाहिर सी बात आप भी जानते हैं कि लहर दिख रही है बीजेपी की, तो हो सकता है बीजेपी ही जीत सकती है। यहाँ पे 80 तो मैं नहीं कहता, लेकिन हो सकता है 60, 65, 70 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि कार्य एक फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। देखिए, हम तो जाहिर सी बात है जो कार्य कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए हम बिल्कुल उसके साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये निर्णय लेना, सही गलत तो कार्य होने के बाद पता चलता है, लेकिन निर्णय लेने का जो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो दिखना चाहिए, वो प्रधानमंत्री का एक व्यक्तित्व होना चाहिए। हाँ, वो व्यक्तित्व हमारे प्रधानमंत्री में दिख रहा है और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि अगर कोई और पार्टी आती है तो हम ऐसा नहीं कि हम उनका भी स्वागत करेंगे, और चाहेंगे कि वो भी निश्चित तौर पे देश के लिए कार्य करें, जातिगत धर्मगत राजनीति को दूर हटाएं। हम उनका स्वागत करेंगे, जो भी आए वो तो जनता के ऊपर। तो विकास जी ये थे सनातन महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है और जैसे धर्म की राजनीति होती है देश में, उससे हम लोगों को बचना चाहिए और ख़ासतौर से जनता को इन भटके हुए मुद्दों से भटकी हुई जनता को मुद्दों पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि स्वास्थ्य कौन दे रहा है, शिक्षा कौन दे रहा है, सुरक्षा कौन दे रहा है, और जो तमाम जनता की ज़रूरत है उनको कौन पूरा कर रहा है, और इन मुद्दों को देखते हुए और धर्म की राजनीति को किनारे करके वोट देना चाहिए। अब आने वाला समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और सत्ता में कौन काबिज होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।